अच्छा, तो पहले हम आपको वो फीडबैक जो थी वो रिमूव इन लोगों ने कर दिए, लेकिन काफी ज्यादा मसले मसाइल करने के बाद किए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ये कल इस चीज का फिर रिप्लाई आया था, वो उसी फीडबैक का, वो जो हमने केस ओपन किया था। बोल रहा था कि आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आई फाउंड दैट द फीडबैक रिमूवल टीम प्रोवाइडेड यू विद द करेक्ट आंसर according to Amazon feedback removal policy and the executive selling partner team abides by the same policy. तो कह रही है the feedback on the order is not eligible for removal. We will remove buyer feedback only in the following cases. तो इसने मुझे जिस वक्त ये बात की है तो मैंने फिर इसे आपने इतने इतने आसानी से गिव अप करना नहीं होता। सो ये केस लॉग मैंने खोल दिया, ये केस लॉग है। तो ऐसा हुआ है कि जिस वक्त इसने दोबारा से मुझे ये बात की है ना कि हाँ आगे से कहती है कि आप फीडबैक रिमूव नहीं कर सकते, यू मे चूज टू पोस्ट अ पब्लिक रिप्लाई which can potentially increase prospective buyers trust in your business. I did however submit your feedback to the team in charge for review. While this does not change the outcome of this investigation. अब आप इनको इनके ड्रामे चेक करो। ये जो थी ना, टीना जी इसका नाम है, ठीक है, और ये जरूर इंडियन है कोई। तो ये जो इंडियंस है ना, ये आपको बड़ी पुअर जो है तो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कह रही है while this does not change the outcome of this investigation and the feedback will remain on your account. अब ये इस जगह पे ये बात कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह दोबारा से नहीं होगी और हमारा डिसीजन फाइनल है और ये फीडबैक रिमूव नहीं होगी। तो प्लीज नोट दैट वी डू टेक योर फीडबैक सीरियसली एज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग प्लेटफॉर्म। के कह रही आप हमें अपनी फीडबैक दे दो कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी, सर्विस प्रोवाइड करने की। तो मैंने तो ये केस हायर एग्जीक्यूटिव लेवल पे ओपन किया हुआ था, तो इसको पता है कि अगर इसने मेरा ये मसला हल ना किया तो मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा। तो मैं इसको सख्त रिप्लाई किया इसके बाद। मैंने कहा आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग। यानी ये मेरे साथ इवन दो के जो एग्जीक्यूटिव टीम है, जो एक बार इसने हम लोगों को कहा कि रिमूव नहीं होती ना, यानी ये जो देखो ये जनरल रिप्लाई किया आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि फीडबैक रिमूव नहीं होती। पहले ये बात की है तो मैंने इसमें फिर से एक बार ईमेल किया था कि लुक माय मैटर इज वेरी सिंपल, matter is very simple. Buyer specifically mentioned that she purchased a dryer and hair bonnet. The hair bonnet is missing and dryer is rather loud. We don't sell any dryers at all. ये मैंने इसको दोबारा से एक ईमेल की थी। जब इसने ये बात नहीं मानी तो इसने दोबारा भी मुझे कहा कि हम डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने फिर इसको ये ईमेल किया। अब आप मेरी ये ईमेल पढ़ लो। मैंने कहा आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग, हाउ कैन यू रिटेन अ फीडबैक व्हिच इज नॉट इवन अबाउट माय ऑर्डर. This feedback mentions of another product which buyer purchased from someone else. Can't you guys notice that she purchased a greeting card from us in the order? There is difference between greeting card and dryer or hair bonnet. We don't even sell dryers. How can you guys simply do that? I refuse. मैंने कहा I refuse to accept this decision because this is unjust and no, it is not about trust of buyer. ये मुझे यहाँ बोल रही थी ना कि आप पब्लिक रिप्लाई पोस्ट कर दो। पब्लिक रिप्लाई क्या होता है कि अगर आपको कोई फीडबैक बुरी मिली है ना तो आप इसके ऊपर जाते हो, फीडबैक के ऊपर वो उसको नजर आ रहा होता है लेकिन आपका अकाउंट उसमें हिट हो जाता है। तो इसने यहां से इस जगह से आप जाते हो और ये पोस्ट पब्लिक रिप्लाई होता है, इसमें आप पब्लिक रिप्लाई पोस्ट करते हो। तो आप इसमें जाके करके और सबमिट कर देते हो तो पब्लिक रिप्लाई पोस्ट होता है। तो ये मुझे कह रही है कि फीडबैक रिमूव नहीं करेंगे, पब्लिक रिप्लाई पोस्ट कर दो। तो मैंने कहा ये पब्लिक रिप्लाई के बाद कहती है कि इससे जो दूसरे बायर्स हैं वो खरीद रहे होंगे तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा आपकी शॉप पे। तो भाई हमारा तो मसला ट्रस्ट का मसला नहीं, हमारा तो मसला ये कि अमेजोन वेटेज देता है फीडबैक को बहुत हाईली। और जब फीडबैक आपकी डैमेज करती है आपके अकाउंट को, अकाउंट के मैट्रिक्स को, तो आपने इसको बकायदा इस पे ओडीआर रेट, ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है इफेक्ट होता है। तो मैंने कहा ऑल फीडबैक व्हिच आई गेट आर पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द टाइम, सो वन फीडबैक इज डैमेजिंग दिस अकाउंट व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। मैंने कहा ये मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फिर मैंने कहा आई वुड हैव ग्लैडली टेक दिस फीडबैक एंड एक्सेप्टेड इट इफ दिस वाज अबाउट द ग्रीटिंग कार्ड। मैंने कहा अगर ये ग्रीटिंग कार्ड के बारे में होती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता कि जो हमने इस ऑर्डर के नीचे शिप किया है। दिस इज नॉट अबाउट द ग्रीटिंग कार्ड, दिस इज अबाउट सम लाउड ड्रायर एंड मिसिंग बॉनेट, काइंडली रिमूव दिस फीडबैक एंड डू राइट बाय मी। मैंने कहा जो सही चीज है वो करो। तो आगे से कहती है, ये आखिर में फिर इसने रिप्लाई किया, after another review of the feedback left for order this your request was approved and the feedback is removed. Please note that we made an exception in this case, typically only remove feedback if it contains obscene language. Sellers वो अपनी कहानी, वो जो इन लोगों ने एक वो फिक्स किस्म का रिप्लाई बनाया हुआ वो
होपफुली अगर ये कोई गोरा होता या कोई स्पेनिश आदमी होता या कोई और होता ना, तो ये दूसरे तीसरे ईमेल में, जब मैंने यहाँ ईमेल किया था ना इस जगह में, ये जब मैंने ये सेकंड ईमेल किया था ना, तो इसी के अंदर ये रिमूव हो जाती, जैसे वो पिछली वाली आपने देखा था यावियर ने, वो जो यावियर जो था स्पेनिश बंदा जो था उसने किया था। तो ये इसने टीना मैडम ने हमारा पहले नहीं किया, फिर आखिर में जाके इसने वो कर दिए। तो वो अब फीडबैक आप देख लो, रिमूव हो चुकी है। मैं ऑर्डर आईडी करता हूँ, उसमें आपको फीडबैक नजर नहीं आएगी। ये ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी की, यहाँ मैंने पेस्ट करके इंटर कर दिया सर्च में, तो ये ऑर्डर खोल देगा हमारे लिए जो ऑर्डर था। अब देखो ये जगह पे आ रही थी, जैकलीन हैज नॉट लेफ्ट योर फीडबैक फॉर दिस ऑर्डर, पहले यहाँ फीडबैक थी। अब एक और केस ओपन करेंगे। वो केस ये है कि जिस वक्त फीडबैक तो रिमूव हो गई है, लेकिन असूलन जो है तो ये यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए 100%। ये अभी तक इसके हमारे मैट्रिक्स अपडेट नहीं किए इन लोगों ने, तो इसके ऊपर केस अपडेट करना है हमने कि भाई ये जो इसके मैट्रिक्स हैं वो फिक्स नहीं हुए। तो हम हेल्प में जाते हैं, केस लॉग पे जाते हैं, गेट हेल्प पे, इसी पे फर्दर मैं कहता हूँ आई नीड मोर हेल्प विद दिस केस। आई कैन has been, but my metrics are not updated yet. Still that negative, yeah, metric is feedback is, तो मैंने ये भी सेंड कर दिए, क्योंकि मैट्रिक फिक्स नहीं हुआ है। अमूमन ये होता है कि 24 घंटे तो बड़ी बात होती है, बहुत आराम से जो है तो आपके जो मैट्रिक्स होते हैं वो हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। सो बहरहाल ये मैंने एक दफा फिर से केस ओपन कर दिया मजीद रिप्लाई लिख के। तो ये बात होगी, देखते हैं अब इसका क्या रिप्लाई आता है। ये भी मसला हल हो जाएगा। आप लोगों ने बैक एंड फोर्थ इनके साथ जाते रहना जब तक आपके मसला हल नहीं होता। आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। ये तो फीडबैक से रिलेटेड था कि वो आपने फीडबैक किस तरीके से रिमूव करवानी है और क्या। अच्छा, मैंने आपको उस दिन जो है तो जो जो चीजें बताई थी उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, फीडबैक का बता दिया था, ए टू जी गारंटी क्लेम्स का बता दिया था कि ये क्या होते हैं। ए टू जी गारंटी क्लेम क्या होते हैं कि जिसमें अगर कोई ऑर्डर डिफेक्ट आ जाए, कुछ आ जाए, तो फिर आपको यानी अगर बायर को कोई इशू है आपने सॉल्व नहीं किया, तो बायर क्लेम ओपन करते हैं अमेजोन के साथ। तो अमेजोन के पास दो तीन ऑप्शन होते हैं कि या तो आपसे पैसे लेकर बायर को रिफंड कर दे, या वो बायर को खुद से पैसे रिफंड कर दे अमेजोन, या फिर वो जो है तो क्लेम को डिनाई कर दे और बायर को कुछ भी रिफंड ना करे। तो उसमें आप केस फाइट करना होता है ए टू जी गारंटी क्लेम्स में। लेकिन एज अ सेलर या एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपकी सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास जो अकाउंट है उन पे ए टू जी गारंटी क्लेम्स ओपन ना हो, इनकी तादाद कम हो। मैंने आपको अपनी तादाद खोल के भी बताई थी कितनी है। उसके अलावा होते हैं चार्ज बैक क्लेम्स। चार्ज बैक क्लेम ये चीज होती है कि ये भी आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट के खिलाफ काउंट होती है, लेकिन इसमें आप कसूरवार नहीं होती। इसमें अक्सर इस तरीके से होता है कि जिस वक्त आपका ये आज टोटल जो है तो ये मेरे खिलाफ जो चार्ज बैक क्लेम है ना, टोटल ये 1 2 3 4 5 है टोटल ओवरऑल। तो ये होता है कि बायर ने अमेजोन ने भी बायर का मसला हल नहीं किया ना, तो बायर के पास आखिरी ऑप्शन होता है कि अपने बैंक को लिख दे कि ये जो क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट की है इस पर चार्ज बैक फाइल कर दो। तो जो वो जो अमेजोन के अकाउंट में जो पेमेंट गई होती है, तो जो बायर का बैंक होता है ना, यानी जो आपके जो सामान खरीदने वाला बैंक है, वो कोई ना कोई मास्टर या डेबिट कार्ड यूज कर रहा होता है या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा होता है, वीजा का या मास्टर का या अमेरिकन एक्सप्रेस। तो वो अपने कार्ड वाले को लिख देता है कि मुझे चार्ज बैक फाइल करना है। जब चार्ज बैक ये होता है कि 120 डेज के अंदर अगर परचेज आपको पसंद नहीं आई, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू की भी कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज बैक फाइल कर सकते हो। तो जो फिर बायर का बैंक होता है वो अमेजोन के बैंक के साथ फाइट करता है इसके ऊपर, उनके बीच में केस ओपन हो जाता है। तो पाकिस्तान में अक्सर अमूमन लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए बहुत डरते हैं, तो वो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चार्ज का कोई मसला है या आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, आपने एडवांस पेमेंट कर दी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आप बहुत आसानी से चार्ज बैक क्लेम कर सकते हो।
मैं आपको इसमें एक अपना चूंकि पर्सनल वाकयात को शेयर करना जरूरी है ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो कि ये एक हकीकत है चार्जबैक जो है। मेरे एक दोस्त था, मैट्रिक का दोस्त है, यानी जिस वक्त हम मेट्रिकुलेशन कर रहे थे मेरे साथ थे, वो 10th स्टैंडर्ड में, और ही वाज अफगान नेशनल। तो वो कुछ अरसे बाद उसके मेरे साथ राब्ता टूट गया। जब मैं 2014 2015 की बात है कि कुछ 6-7 साल बाद उन्होंने मुझसे राब्ता किया, यानी 2008-10 में हमने मैट्रिक की होगी, और कोई काफी सालों बाद उसने मुझसे राब्ता किया 2015 में मेरे ख्याल से। और मुझे फोन किया, मुझे कहा मैं यूके में हूँ और यूके में मुझे पेमेंट चाहिए, और मुझे अपनी पिक्चर्स वगैरह सेंड की कि मैं हाँ हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे उसने कहा कि मुझे मेरी हेल्प कर दो कुछ ना कुछ। तो मेरे पहले ध्यान में आया कि भाई ये तो यूके में है, तो यूके में तो सब लोग अच्छे ही होते हैं, तो क्यों उसको चाहिए। बहरहाल फिर थोड़ा बहुत था, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रहा था तो, और मेरी पुरानी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी स्कूल के जमाने में। तो मैंने उसको कहा ठीक है मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो उसको मैंने क्या किया कि पेमेंट की उसको मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने। तो उसमें मैंने उसको तकरीबन $1000 की पेमेंट की, दो ट्रांजेक्शन की। $500 की पेमेंट पेपाल के थ्रू की, और $500 की पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू की, जो पायोनीर का क्रेडिट कार्ड था या डेबिट कार्ड जो था पायोनीर वाला। तो मैंने दो पेमेंट्स उसको सेंड कर दी, दोनों कार्ड के थ्रू सेंड कर दी। तो उसने मुझसे वादा किया कि ये मुझे पैसे रिटर्न करेगा तकरीबन, इसने मुझसे कहा था मुझे 1 महीने में, 1.5 महीने में वापस कर देगा। तो 1-1.5 महीना गुजर गया भाई, पैसे वापस नहीं आए। मैंने 2 महीने भी बर्दाश्त किया। फिर इनका जो क्रेडिट कार्ड वालों का रूल होता है ना, ये 120 डेज होता है। तो मैं कॉल करता था तो ना मेरी कॉल उठाता था, रोजाना कोई आने बहाने। और उस वक्त मुझे पैसों की मतलब जरूरत भी थी, यानी उस वक्त मैं अपना जो है तो काम मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं इतना स्टेब्लिश तो नहीं था। तो डेली टू डेली जो खर्चे होते हैं लोगों के। बहरहाल वो, मैं उस वक्त अब इन्हीं सोचों में था कि भाई इसको पैसे अब कैसे वापस लिए जाएं। तो मेरे जहन में आ गया कि बस ठीक है, अगर ये पैसे वापस नहीं करेगा तो मैं चार्ज बैक फाइल करूंगा। तो मैंने एक चार्ज बैक पेपाल के, वो जो $500 की पेमेंट पेपाल के थ्रू की थी, वो मैंने पेपाल को लिखा कि ये तो उसने मुझसे कर्ज थे, और इसने मुझे कहा, और काफी 3 महीने गुजर चुके थे। तो मैंने पेपाल को के साथ केस ओपन कर दिया, और मैंने पेपाल को लिखा कि ये $500 जो है मैंने इसको वेब डेवलपमेंट के लिए दिए थे, यानी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिए थे, कि इसने मुझे कहा था मुझे सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो मुझे प्रोवाइड नहीं की, और मुझे ये पैसे वापस चाहिए। तो पेपाल ने उसके बैंक के साथ केस डाल के उसके बैंक के अकाउंट को नेगेटिव कर दिया, और जबरदस्ती पैसे लेकर मुझे वापस कर दिए मेरे 500। इसी तरह मैंने पायनीर के साथ भी केस ओपन कर दिया, चार्ज बैक फाइल कर दिया। तो मुझे मेरे बैंक से पायनीर के थ्रू पैसे वापस मिल गए, वो $500। और लेकिन वो $500 मुझे वापस मिले तो मुझे पता नहीं चला, उस जमाने में मेरे पास बड़ी ईद आ गई थी, तो मेरे पास इसी तरह कुर्बानी के जानवरों के पैसे पड़े हुए थे। तो वो जो है तो मुझे उन लोगों ने ईमेल नहीं की कि आपको चार्जबैक, तो हम लोगों ने पेपाल वालों ने ईमेल की थी कि चार्जबैक के $500 आए। तो वो बहरहाल वो अल्लाह की चीज थी, वो कुर्बानी के पैसों में यूज हो गए। तो चलो अच्छी बात है, मुझे अच्छे टाइम पर मिल गया, उसकी कुर्बानी हो गई थी। लेकिन ये है कि वो फिर भी मतलब उसमें चले गए। मैं समझ रहा था कि ये मेरी कुर्बानी के पैसे हैं, जबकि वो मेरे एक्चुअली चार्जबैक के पैसे आए थे। तो उसमें दोनों पड़े हुए थे ना मेरे पायनीर में उस वक्त। तो बहरहाल इस तरीके से मेरे मेरे $1000 मुझे चार्ज बैक के थ्रू वापस मिले हुए। तो ये एक हकीकत है। इसमें आपको ऑनलाइन पाकिस्तान में ई कॉमर्स मार्केट, हम ई कॉमर्स कर रहे हैं ना, तो ई कॉमर्स में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज हो रहे हैं। पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी, यानी मतलब आप कहीं भी बाहर जाओगे ना, कैश दोगे तो गाली है। कैश जो है तो ये तो चोरों के पास है या ड्रग माफिया के पास है, ये जो ड्रग डीलर्स वगैरह होते हैं बाहर की कंट्रीज में। मेरे दोस्त एक थे, वो ऑस्ट्रेलिया गए, तो उन्होंने उनको कहा कि हम ट्रांजेक्शन करेंगे कैश में। तो गाड़ी ले रहे थे BMW 2005 मॉडल की। तो वो कहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से कैश ले गए, तो उसने गोरे को कैश दिया, तो बिल्कुल उस गोरे की तबीयत खराब हो गई। ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा भाई ले ले, कोई बात नहीं है, खैर रख। कहते हैं मैंने उसको जबरदस्ती दे दिया कि अभी मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें। वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुआ था। तो बाहर मतलब लोग कैश से मूव हो चुके हैं, उनके लिए कैश एक बहुत अनहोनी चीज है। और यहाँ पाकिस्तान में जो है तो हम अभी तक इन मसाइल में फंसे हुए। खैर मुझे पाकिस्तान में हर्डल्स भी बहुत ज्यादा आए हुए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करते हुए। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम ब्रोकन है सारा। मैंने उस दिन ग्रोसरी शॉपिंग की, अपने डेबिट कार्ड यूज किया। तो क्या डेबिट कार्ड, वो जो उसकी मशीन थी उस पर लिखा हुआ आया कि भाई ये 4500 का बिल बना था, उसकी मशीन पे लिखा हुआ आया कि ये जो है तो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो गई, जबकि मेरे बैंक से ट्रांजेक्शन कट गई थी। फिर मैंने बाद में उसने मुझसे कैश भी ले लिया, तो वो 8000 मैंने उसे 8500 पे कर दी। जब मैं वापस आया हूँ तो ट्रांजेक्शन तो कटी हुई थी बैंक से। फिर मैंने उसके ऊपर चार्ज बैक फाइल किया, तो वो मुझे अभी तकरीबन 60 डेज बाद जाके रिफंड हुए वो पैसे। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़ा सा हैजल है
सिस्टम ब्रोकन है, लेकिन इवेंचुअली जाना इसी तरफ चाहिए, लोगों को कैशलेस की तरफ जाना चाहिए। सो ये चार्जबैक इन लोगों ने फाइल किए, और इसमें भी अमेजोन ने लिखा हुआ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्जबैक और इट्स रीइंबर्समेंट, और ये सक्सेसफुली डिफेंडेड द चार्जबैक। यानी ये भी अमेजोन ने उनके साथ डिफेंड किया, और ये अमेजोन ये केस जीता है उनके बैंक से। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्जबैक और इट्स रीइंबर्समेंट, ये अमेजोन ने, ये जो सक्सेसफुली डिफेंडेड लिखा हुआ है ना, ये अमेजोन ये वाला केस जीता है, और ये सक्सेसफुली डिफेंडेड वाला केस जीता है। अमेजोन ये वाले केसेस हारा हुआ है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्जबैक और इट्स रीइंबर्समेंट, यानी चार्जबैक फाइल हुआ, लेकिन अमेजोन ने कहा है कि इसमें आप कसूरवार नहीं हो, तो हम पैसे दे देते हैं। तो ये वाले पैसे और ये 3 ऑर्डर्स के पैसे अमेजोन ने रिफंड किए हैं उनको, यानी उनके बैंक को दिए हुए। सो ये सारी ऑनलाइन, जब आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई कॉमर्स करते हो, ये चीजें पार्ट ऑफ द गेम है। चार्ज बैक्स हो गए और ये चीजें हो गई। सो इस तरीके से अब मैं, एक सेकंड, मैं एक कॉल लेना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, तो बहरहाल ये मैं आपको, इसमें आपको मैंने ये भी बता दिया, फीडबैक हो गई, ए टू जी गारंटी क्लेम्स लेकिन चार्ज बैक क्लेम्स हो गए। अब मैं आज जो है तो जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, वो हमारे एफबीए के लिए शिपमेंट किस तरीके से क्रिएट की जाती है अमेजोन के सिस्टम में, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट आपने लोड किया हुआ और आपने उसको एफबीएम पे लोड किया हुआ, यानी मतलब आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हो, और आप जाना चाहते हो उसकी, उसको अब आपने वो चीज बनवा ली है, उनसे चाइना से बनवा ली है, और अब आपने वहां से शिपमेंट क्रिएट करनी है अमेजोन के लिए। सो वो आपने इस तरीके से क्रिएट करनी है कि आप यहाँ आओगे, ठीक है, इन्वेंट्री में आए, इन्वेंट्री में आके मैनेज एफबीए शिपमेंट्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ इन्वेंट्री के टैब पे आए, फिर मैनेज एफबीए शिपमेंट्स पे आए, तो ये आपकी शिपमेंट्स खुल गई। तो ये आपको दिखाएगा ये एफबीए शिपमेंट वाला कि आपने कौन सी शिपमेंट है, जो ऑलरेडी, जो ये प्रीवियस शिपमेंट कोई आपको दिखा रहा है। सो इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स, यानी शिपमेंट आपने क्रिएट की, इसमें ये इवेंट्स होते हैं। यानी ये वाली शिपमेंट मैंने क्रिएट की थी सितंबर 18 को, अक्टूबर 17 को इन ट्रांजिट चली गई, यानी ट्रैकिंग डिटेल्स आ गई। ये मैंने ट्रैकिंग डिटेल्स डाली, शिप फ्रॉम दिस शेंजन, ये मैन्युफैक्चरर था, यहाँ से मैंने शिप किए, 500 यूनिट थे, एक ही SKU था, और ये अमेजोन का वेयर हाउस था जिसको मैंने वो यूनिट शिप किए थे। ये इसमें ये करते किस तरीके से, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सो इस शिपमेंट के अंदर 10 बॉक्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस थे, ठीक है। हर बॉक्स का ये वेट लिखा हुआ है अमेजोन का। तो अमेजोन का एक रूल है, और वो रूल ये है कि अमेजोन शिपमेंट वेट, ये चाइना में तो अगर आप पाकिस्तान से कोई चीज बनवा रहे हो किसी के लिए ना, तो फिर ये आपको फॉलो करनी है चीजें। लेकिन आपने जो है तो अगर चाइना से बनवा रहे हो तो उनको आप एफबीए का कहते हो, तो उनको ये बातें पता होती है, फिर भी आप उनको ये बात एक्सप्लेन करोगे। तो अमेजोन आपको बताता है कि मैक्सिमम वेट आपके डब्बे का कितना होना चाहिए, एक डब्बे का। सो बॉक्स की कंटेंट इंफॉर्मेशन, ये देखो, ये लिखा है बॉक्सेस must not exceed these maximum size and weight requirements, no more than 25 inches on any side
and no more than 50 pounds total unless the box contain an individual oversized item that exceeds this limit. यानी मतलब ये बॉक्स का वेट और डायमेंशन वेट 50 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पाउंड को आप केजी में कन्वर्ट कर दो, 50 पाउंड डाल देते हैं, ये बनेगा 22.67, ये आप 22.50 आप कह सकते हो. 22.5 किलो से ज्यादा आपके किसी भी एक डब्बे का वेट नहीं होना चाहिए. ये अमेजोन का असूल है. अगर आपने ये भिजवाया तो अमेजोन, आपने अगर रेगुलरली उनको ये 22.5 केजी से ज्यादा के बॉक्सेस भिजवाए ना, 22.70 या 50 से ज्यादा के बॉक्सेस आपने भिजवाना शुरू कर दिए, तो इवेंचुअली फिर अमेजोन क्या करेगा कि आपकी शिपमेंट क्रिएट करने की एबिलिटी पर पाबंदी लगा देगा. आपको मजीद शिपमेंट्स एफबीए की क्रिएट करने नहीं देगा. तो आपने बड़े तरीके से चलना है, आपने प्रॉपरली चीज को पैक करवाना है. अगर आपके फॉर एग्जांपल अब ये इसमें ये जो वेट लिखा हुआ आ रहा है 3.5, मोस्ट प्रोबेबली ये एक उसका है, एक उसमें 3.5 इंटू ये पाउंड्स है ना, तो 10 डब्बे थे 50, 3.5 इंटू 170. तो इट कुड बी कि ये जो यहाँ जो 3.5 पाउंड लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है, यानी मतलब इसका ये इससे ज्यादा का थे ये जिसको वेट था, क्योंकि इसके अंदर एक डब्बे में 50 यूनिट थे, 50 यूनिट्स थे. तो ये डायमेंशंस इसकी ठीक है, ये मैंने ही डाली हुई है. और ये जो वेट आ रहा है ना पर ईच डब्बे का या ईच बॉक्स का, ये गलत यहाँ लिखा हुआ है. सो ये 10 बॉक्सेस में मैंने इसलिए शिफ्ट किया था कि उसका वेट बढ़ रहा था. तो हर एक डब्बे की अलग जो है, तो इन अमेजोन जब भी आप कोई डब्बा क्रिएट करते हो ना अमेजोन के ऊपर, तो उसका अमेजोन इस तरीके से एफबीए का एक लेबल नंबर, हर बॉक्स का एक अलग लेबल क्रिएट करता है अमेजोन. वो आपको वो लेबल इशू किया जाता है. तो आपने क्या करना होता है कि वो बॉक्स के ऊपर आपने वो लेबल लगाना होता है. यानी अमेजोन के लिए पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है, पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जो अमेजोन आपको यहाँ से एक लेबल क्रिएट करके देगा ना शिपमेंट के अंदर से, कंटेंट्स के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ. ये अमेजोन ने लेबल क्रिएट करके दिया मुझे यहाँ, इसको बोलते हैं जो FNSKU होता है ना, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ, इसको ये अमेजोन का लेबल है. तो आपने एक तो ये लेबल अपने डब्बे के ऊपर, यानी अपने मैन्युफैक्चर, अमेजोन आपको पीडीएफ फाइल दे देगा, आप वो पीडीएफ फाइल अपने मैन्युफैक्चरर को दे दोगे, या अगर आप खुद यहाँ से पाकिस्तान से कर रहे हो तो आप खुद जो है तो प्रिंट कर लोगे प्रिंटर में डाल के. 50 चीजें तो 50 हर एक डब्बे पर एक दफा. ये मतलब अब मेरा FNSKU ये है ना, तो मुझे मैं यहाँ से इसका लेबल अगर निकालता हूँ तो मैं इसका अगर लेबल निकालता हूं तो उस लेबल का ये है कि अमेजोन ने वो जो लेबल है ये डब्बों का लेबल है, और ये वाला जो लेबल है ये दिस वन FNSKU जिसे बोलते हैं, ये अमेजोन आपको जनरेट करेगा हर ASIN के अगेंस्ट का. हर ASIN के अगेंस्ट अमेजोन आपका एक FNSKU जनरेट करेगा. और ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो हर बार, ये बात वक्त अलग भी हो सकता है. तो अब आपने शिपमेंट जब जब अभी हम शिपमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको बताएंगे. आपने शिपमेंट क्रिएट की, और शिपमेंट क्रिएट करने के बाद आपको FNSKU मिल गया, ये अंदर से इसकी फाइल डाउनलोड हो जाती है. तो आपने वो लेबल अमेजोन अपने डब्बे के ऊपर, यानी पैकेजिंग के ऊपर आपने स्टिकर की फॉर्म में आपने हर एक डब्बे पर एक चिपका दिया, यानी एक प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर वो चिपका दिया. उसके बाद आपने 22.5 केजी के बॉक्सेस बना दिए, यानी 22.5 केजी से कम के, और हर बॉक्स के ऊपर आपने हर बॉक्स का अलग लेबल अमेजोन जनरेट करके देगा, वो लेबल आपने लिख दिया, और उस बॉक्स के डायमेंशन आप यहाँ अमेजोन के सिस्टम में डाल दो कि ये शिपमेंट की ये इतने इतने की. अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से FBA शिपमेंट में से जाता हूँ और क्रिएट शिपमेंट करता हूँ. तो क्लोज करते हैं. ये लेक्चर जो है तो एक बार जब फिर रिपीट भी होगा, जिस वक्त हम चीज असल में मंगवाएंगे ना और लाइव कर रहे होंगे, तो अभी मैं असल में मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ. और जिस वक्त हम लोग चाइना से सामान बनवा के जिस वक्त मंगवाते हैं ना, तो फिर आप लोगों को कहूंगा कि ये इधर आकर FBA की शिपमेंट्स क्रिएट करो इसके अंदर, सिस्टम के अंदर. तो ये आप लोग खुद क्रिएट करोगे जो ओरिजिनल शिपमेंट होगी, जो चाइना से आ रही होगी, तो फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा. तो ऑल FBA SKU, अब मैं इसमें आपने क्या चीज शिप करना चाहते हो. मार्केट प्लेस की डेस्टिनेशन आ गई भाई, यूनाइटेड स्टेट्स में शिपिंग कर रहे हैं. शिप फ्रॉम एड्रेस आप चेंज कर दो, जहां का भी एड्रेस देना चाहते हो. फिलहाल हम यही
needs to be updated. Okay. So फिलहाल हम इसको यही छोड़ देते हैं. So इन्वेंट्री में गए, मैनेज इन्वेंट्री में गए. एफबीए के अक्सर, अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल अच्छा इसका ये वो प्रोडक्ट है, चलो इसको बाद में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, 001 भिजवाता हूँ, सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, यानी जो प्रोडक्ट आप शिप कर रहे हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो. इसके बाद इधर सेलेक्ट आए, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन. फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन किया. ये मुझसे पूछ रहा है कि ये बारकोड की क्या टाइप है, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर के बारकोड है, अमेजॉन के बारकोड है. तो हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो इसमें आप इसको मैन्युफैक्चरर बारकोड ही लिखोगे, अमेजॉन बारकोड लिखने की जरूरत नहीं. बस मैन्युफैक्चरर बारकोड हो गया. अब इसमें दो चीजें होती है, या आप इसको एसक्यू को सिर्फ कन्वर्ट करना चाहते हो यहाँ एफबीए के लिए, ये तो एफबीएम का एसक्यू है ना, तो अब सिर्फ मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, या मैं कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री करता हूँ. तो मैं अगर इसी के ऊपर शिपमेंट मैंने क्रिएट करनी है तो बेहतर है कि मैं साथ ही कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री कर दूँ. ये पूछ रहा है कि इसमें कोई डेंजरस गुड्स तो नहीं है. इसको मैं क्लिक किया और मैंने कहा कि नो, कह रहा है बैटरी इंफॉर्मेशन, इज दिस प्रोडक्ट अ बैटरी और डज इट यूटिलाइज बैटरीज. मैं कह रहा हूँ नो. प्रोडक्ट रेगुलेशन इंफॉर्मेशन, इज दिस प्रोडक्ट कंसिडर्ड डेंजरस. मैं कह रहा हूँ नो, डेंजरस भी नहीं है. सबमिट कर दिया, नो नो करके ये फॉर्म, रिक्वायर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया. सेव एंड कंटिन्यू किया. अच्छा, तो वो जिस वक्त मैं वहां से इसको लाया तो अब ये मुझे दे रहा है कि इसके कितने बक्सेस हैं, कितने यूनिट्स हैं, क्वांटिटी टू सेंड, प्रेप लेवल एंड डिटेल्स नीडेड. मैं यहाँ करता हूँ, ये बोलते हैं प्रेप गाइडेंस हमें बताओ ना कि क्या इसको इसकी मतलब ये क्या चीज है. सो जो भी चीज आप यानी मतलब है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी मोटी चीज होती है ना जो आप वहां से शिफ्ट कर रहे हो, तो उसको आप यहाँ इसमें या तो नो प्रेप नीडेड में लिख देते हो कि कोई इसके लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए, या फिर आप कह देते हो कि जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अडल्ट प्रोडक्ट है तो आप अडल्ट में जाओगे. अगर अपैरल ऑन हैंगर, यानी आप क्लोथ्स, कोई हैंगर वाले क्लोथ्स भिजवा रहे हो तो अमेजॉन को आप बताओगे कि आपने इसके लिए आपको हैंगर्स चाहिए. उधर अपैरल है, फैब्रिक प्लस टेक्सटाइल्स वाला, यानी पैक हुआ है अपैरल है तो वो सेलेक्ट कर लो, बेबी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो. ये इसलिए बताना पड़ता है कि अमेजॉन फिर उन चीजों को उस हिसाब से मैनेज करता है. उधर फ्रेजाइल है, ग्लास है तो आप बता दो, तो अमेजॉन की फ्रेजाइल या ग्लास को मैनेज करने की अलग निजाम है. लिक्विड्स है तो भी बता दो, नॉन ग्लास है. परफोरेटेड पैकेजिंग है तो भी बता दो जिस किस्म की इसमें चीज है. पाउडर पैलेट्स और ग्रेनुलर, यानी मतलब कोई इस किस्म की चीज है या शार्प चीज है तो भी बता दो. तो ये नो प्रेप नीडेड या स्मॉल, यानी बस आप प्रिपरेशन करके भिजवा रहे हो तो मैं फॉर एग्जांपल स्मॉल कर देता हूँ. तो स्मॉल में जिस तरह ये ब्रेसलेट्स वगैरह नहीं है, ये तो मैं वैसी प्रोडक्ट मैंने वो सेलेक्ट की है, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ. इसके बाद मैं ये शिपमेंट डिलीट कर दूंगा, मुझे असल में थोड़ी इसको भिजवाना है. सो मैं फॉर एग्जांपल आपने कोई छोटी सी चीज चाइना से बनवाई हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ये बस स्मॉल आता है. इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन 2.5 इंच द विड्थ ऑफ क्रेडिट कार्ड. एग्जांपल ज्वेलरी, की चेन, फ्लैश ड्राइव, ये छोटी छोटी चीजें वो उसकी प्रेप में आप स्मॉल कर दोगे. अगर इसमें नो प्रेप नीडेड है तो फिर आप नो प्रेप नीडेड कर दो बाद में. सो हम सिर्फ स्मॉल कर देते हैं और सेव कर देते हैं. तो ये कह रहे हैं हु प्रेप्स द यूनिट, यानी ये इसमें अमेजोन की फीस लगती है. अगर मैं इसको अमेजोन कहूंगा ना, बाय अमेजोन, तो ये 1.40 पर यूनिट मुझसे फी लेगा इसकी प्रिपरेशन करने के. तो हम तो खुद ही प्रेप कर रहे हैं, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइना से चीजों को प्रिपरेशन करके यानी यूनिट्स को लेबल वगैरह करके भिजवा रहा है. तो आप ये अमेजोन को ये एक्स्ट्रा पैसे मत दो लेबलिंग करने के और उसके, वो उधर से उस पर ही डालो. तो मैं बाय सेलर कर दिए. अगर मैं इसको बाय अमेजोन करता हूँ तो फिर ये आ रहा है फॉर प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर बबल रैप और ओपेक बैग्स, तो ये इसकी इतनी फीस बनती है. अदरवाइज ये, तो मैं इसको बस बाय सेलर पे रख रहा हूँ.
सेव कर दिया, यानी इसकी प्रिपरेशन हम खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि डेटा मिसिंग है ASIN का, कह रहे हैं यहाँ डेटा डाल दो। मैं डाल देता हूँ, वैसे ही मैं डाल देता हूँ 2 वैसे ही मैंने डाल दिया। आप असली डेटा डाल दोगे कि ASIN का कितना वेट है और क्या वो 2 पाउंड्स 1 पाउंड समथिंग 0.5 पाउंड लिख देते हैं वैसे। सेव। इसके बाद वापस प्रेप पे आए, वो उसने हमें उस वक्त एरर दे दिए थे ना। स्मॉल सेलेक्ट कर दिया, लेट से हमने सेव कर दिया। हम कह रहे हैं हम खुद ही सेलर इसको हम प्रिपेयर करेंगे, सेव कर दिया। पूछ रहे कितने यूनिट भिजवा रहे हो अमेजोन को, हम कहते हैं हम 200 यूनिट भिजवा रहे हैं इसके। 200 यूनिट कर दिए, रेडी टू पैक। इसको मैंने कर दिया भाई, रेडी टू पैक है। तो कह रहा है कि 200 यूनिट के प्रिंट ऑल SKUs इन लेबल। तो मैं इसकी इधर से मैं ये इसको कॉपी करूंगा तो ये आ जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट कर दो, ये बोल रहा है किस चीज पर। मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक शीट है जिसके ऊपर 30 लेवल प्रिंट होते हैं, तो मैं 30 ले लूंगा। तो वो अदरवाइज अगर आपकी कोई शीट है उस पर 40 लेवल भी प्रिंट होते हैं, तो आप इसमें से अपनी मर्जी की सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा ये 44 वाला है, ये 30 वाला है। मैं अक्सर 30 लेवल ही उस पर करता होता हूँ। तो मैं इसको अगर प्रिंट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे एक लेबल्स डॉट, जैसे ही मैंने प्रिंट ऑल पे क्लिक किया इसने मुझे यहाँ लेबल्स डॉट PDF दे दिया। मैं लेबल्स डॉट PDF खोला, अब ये आप शिपमेंट अमेजोन पे बना रहे थे और ये इसके लेबल्स जनरेट कर दिए। सो देखो ये जो है ये ASIN है हमारा, जो उसने उधर टाइप किया हुआ था, इसके ऊपर आ गए। ठीक है, तो अब आपने ये जो लेबल है ना, इसको जब आप प्रिंट करोगे उसके बाद आप काट लोगे, एक एक लेबल को कट कर लोगे। या बात ऐसी प्रिंटिंग शीट्स मिलती है कि जिसके ऊपर 30-30 उसकी वो बनी होती, स्टिकर ही बने होते। तो स्टिकर वाली शीट्स पे आप इसको प्रिंट कर लोगे और कैंची से काटते हो, या अगर डायरेक्ट वो कटी हुई ऑलरेडी कट वाली शीट मिल रही है तो उस पर कर लिया। हर एक यूनिट के ऊपर एक लेबल लगा दिया। अभी है कहने को तो ये सब बस सेम ही है। तो हर एक यूनिट को पैक करके उसके डब्बे के ऊपर या उसके उसके ऊपर आपने ये लगा दिया। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, आपके क्लाइंट की या आपकी, तो ये जो लेबल की शीट है आपने अपने मैन्युफैक्चरर को भिजवा देनी है और उसको इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि ये हर एक प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर आपने ये लेबल लगाया हो। क्योंकि जब अमेजोन के वेयर हाउस में चीज बिकेगी या आएगी ना, तो वो इस लेबल के थ्रू आपको इसकी चेकिंग होती है। यानी उनके पास वो स्कैनिंग मशीन होती है, वो ये बारकोड स्कैन करता है, ये जो बारकोड है ASIN वाला। तो ये चीज हो गई, लेबल का मसला हल हो गया। हम कह रहे हैं कि ये रेडी टू सेंड हो गए, SKUs रेडी टू सेंड हो गए। फिर इसके बाद स्टेप 1 अभी हम कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि इसमें शिपिंग क्यू में जाते हैं। ओहो, तो इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए, ठीक है।